Hello everyone and welcome back to my channel Criminology Gyan. So in today's video we are going with our part 3rd of previous year question UGC NET Criminology 2022. Already part 1 and part 2 is uploaded in my channel. You can go and check it in my playlist. And if you are new to my channel, please consider subscribing. It's completely free. So let's start with question number 61. Which among the following are rights of victim? इनमें से कौन से victims के rights हैं? And the options are right to notification, right to be present, right to be heard, right to release, right to restitution. So right to notification में क्या है कि हम victim को हर जो भी केस की hearings की details होती हैं वो सारे उसको notify करते हैं. So this is one of the right of victim. Second one is right to be present, यानी जहाँ भी कोर्ट की hearings हो रही हैं तो वहाँ पर victim के पास एक right है कि वो उन hearings को attend करे. So this is also one of the right of the victim. नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट टू बी हर्ड, जहां पर हम विक्टिम की बातों को सुनते हैं कि विक्टिम जो है अपना क्या पर्सपेक्टिव रख रहा है इस कंडीशन में. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट्स ऑफ विक्टिम. देन राइट टू रिलीज इज बेसिकली इट्स नॉट अ राइट, और ये जो रिलीज वाली बातें हैं ये सारा ऑफेंडर पर अप्लाई होता है, विक्टिम पर नहीं. सो दिस इज नॉट द राइट ऑफ विक्टिम. एंड लास्ट ऑप्शन इज राइट टू रेस्टिट्यूशन, जहां पर जो ऑफेंडर है, जो भी उसने हार्म पहुंचाया है विक्टिम को, उसको कंपनसेट करने के लिए मॉनिटरी टर्म्स में उसे कुछ अमाउंट पे करता है, तो दैट इज राइट टू रेस्टिट्यूशन. सो दीज ऑल आर द राइट्स ऑफ विक्टिम. तो ऑप्शन डी जो है इसमें से गलत होगा, and our correct option is option number A, B, C and E only. Next question, question number 62. Which among the following are environmental crimes? तो environmental crimes वो crimes होते हैं जो कि हमारे environment को नुकसान पहुंचाते हैं, and which are mentioned in our laws also. So options क्या क्या है हमारे पास? generate pollution, जब आप pollution generate करते हैं that will come under environmental crimes. Second one is illegal logging. illegal logging होता है कि जहाँ पर हम excessive मात्रा में पेड़ वगैरह को काटते हैं, दैट इज इलीगल लॉगिंग. देन जनरेटिंग प्लांटेशन. जनरेटिंग प्लांटेशन हमारा इन्वायरमेंटल क्राइम में नहीं आएगा क्योंकि हम पेड़ पौधे उगा रहे हैं, तो ये क्राइम नहीं है. सो ऑप्शन सी इसमें से हट जाएगा. ऑप्शन डी इज एक्सेसिव माइनिंग, जहां पर हम जो भी मेटल्स या फिर ओर्स हम निकालने के लिए उसमें एक्सेसिव खुदाई करते हैं, दैट इज एक्सेसिव माइनिंग. तो ये भी एनवायरमेंटल क्राइम के अंडर आएगा. एंड ई इज हार्म वाइल्ड लाइफ, जब हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज एनवायरमेंटल क्राइम्स. सो हमारे पास जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो है ए, बी, डी एंड ई ओनली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कंटेनमेंट थ्योरी? इनमें से कौन सी चीजें जो है कंटेनमेंट थ्योरी के से रिलेट करती हैं? सो कंटेनमेंट थ्योरी बेसिकली कहता है कि कोई भी पर्सन है वो क्राइम अपना या क्रिमिनल बिहेवियर को दो तरीके से प्रिवेंट कर सकता है. पहला होता है आउटर कंटेनमेंट, जिसमें जो कम्युनिटी के लोग या सोसाइटी के लोग या फैमिली के लोग या बाकी कोई और ग्रुप जो कि किसी पर्सन को उस पर्टिकुलर सोसाइटी या उसमें नॉर्म्स में बांधे हुए रखता है, यानी उस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी तो है क्राइम करने की, लेकिन बिकॉज ये सोसाइटी, फैमिली या जो दूसरे ग्रुप हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं जिसकी वजह से पर्सन ने अपने आप को बांध रखा है कि वो क्राइम नहीं करेगा. दैट इज आउटर कंटेनमेंट. इनर कंटेनमेंट क्या होता है? जहाँ पे पर्सन के खुद के इंटरनल कंट्रोल जिसकी हम बात करते हैं, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को कैसे मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें जो है उसके इनर कंटेनमेंट में आ जाती हैं. यानी पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उस पर्सन ने अगर क्राइम नहीं किया है क्योंकि उसके कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनर कंटेनमेंट के अंदर जाएंगी. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला है लो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. अगर हमारा लो लेवल होगा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का तो ये भी समहाउ रिलेट करता है कंटेनमेंट थ्योरी से, जिसमें हम इनर कंटेनमेंट की बात करते हैं, तो ये रिलेट करता है उससे. सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन फॉर डेवियंस. यहाँ पर डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी डेवियंस की, सो बी ऑप्शन नहीं रहने वाला. सी इज रेबेलियसनेस, जहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो है जो इनर कंटेनमेंट या आउटर कंटेनमेंट की वजह से अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर रहा है क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए, तो बेसिकली वो रेबेल कहलाया जाएगा, तो भी ये कंटेनमेंट थ्योरी से रिलेट कर रहा है. देन नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन इज कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है क्राइम करने का, ठीक है, तो दैट इज नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन, कि हमारे पास लालच है किसी चीज का. एंड लास्ट वन इज सो ये भी समहाउ रिलेट कर रहा है कंटेनमेंट थ्योरी से. लास्ट वन इज पुश पुल फैक्टर्स. पुश पुल फैक्टर्स होते हैं कि कुछ ऐसे
फैक्टर्स जिसकी वजह से वो पर्सन जो है अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है कि वो क्राइम ना करें। तो ये पुश एंड पुल फैक्टर भी समहाउ रिलेट कर रहा है कंटेनमेंट थ्योरी से। सो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी एंड ई जो है इसके करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद जुवेनाइल जस्टिस। इनमें से कौन से जुवेनाइल जस्टिस से रिलेट करता है? एंड ऑप्शंस आपके पास हैं स्पेशल होम्स, रियाद गाइडलाइंस, नेल्सन मंडेला रूल्स, शेल्टर होम्स या बीजिंग रूल्स। तो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड देखो, स्पेशल होम्स होते हैं जहाँ पर जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं उनका जब कन्विक्शन हो जाता है तो उनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है, जेल्स में नहीं डाल के उन बच्चों को हम स्पेशल होम में रखते हैं। तो ये जुवेनाइल जस्टिस से रिलेट कर रहा है। रियाद गाइडलाइंस जो होते हैं यूएन गाइडलाइंस होते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो ये भी जुवेनाइल जस्टिस से रिलेट कर रहा है। देन नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला रूल्स। जो नेल्सन मंडेला रूल्स होते हैं वो रिलेट करता है यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के से रिलेट करता है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस से रिलेट नहीं कर रहा है, ये प्रिजनर्स से रिलेट कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला रूल्स इसका आंसर नहीं होगा। शेल्टर होम्स की हम बात करते हैं तो शेल्टर होम्स भी क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। शेल्टर होम्स में भी जुवेनाइल्स को रखा जाता है। एंड बीजिंग रूल्स, लास्ट जो बीजिंग रूल्स होते हैं वो है यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। तो ये भी जुवेनाइल जस्टिस से रिलेट कर रहा है। सो ऑप्शंस में आपका सिर्फ सी ऑप्शन जो है नेल्सन मंडेला रूल्स वो नहीं आएगा, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सभी करेक्ट हैं, ए, बी, डी एंड ई ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 65 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एनवायरमेंटल क्राइम्स। इनमें से क्या एनवायरमेंटल क्राइम्स नहीं है? ऑप्शंस आपके पास है टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन जो है बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंडर आता है तो वो एनवायरमेंटल क्राइम नहीं है। इलीगल लॉगिंग, जब हम लकड़ी काटते हैं, जंगलों को काटते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, दैट इज इलीगल लॉगिंग, तो ये एनवायरमेंटल क्राइम है। देन साइबर क्राइम इज डिफरेंट डिवीजन ऑफ क्राइम्स, तो साइबर क्राइम एक अलग ही सेपरेट डिवीजन है, तो ये भी एनवायरमेंटल क्राइम में नहीं आएगा। सब्सटेंस अब्यूज इज ऑल्सो नॉट एन एनवायरमेंटल क्राइम। वाटर पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्राइम। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो है वो एनवायरमेंटल क्राइम नहीं होंगे एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। जब कोई पर्सन विक्टिम बनता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उनमें से क्या चीजें उससे रिलेट कर रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है पीटीएसडी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन है उसने किसी भी तरीके का ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट देखा है जिसकी वजह से उस पर्सन को ट्रॉमा हो गया है तो उसको पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये वन ऑफ द इम्पैक्ट है विक्टिमाइजेशन का। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन स्टिग्मेटाइजेशन होता है जब कोई पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट करता है या फिर उसको जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एप्रीहेंड कर लेती है किसी रीजन से और उसको क्रिमिनल कह देती है, या उसके ऊपर इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये पर्सन जो है क्रिमिनल है, उसको किसी तरीके का हम स्टिग्मेटाइज करें, उसको ताने देना, उसको क्रिमिनल कहना, ये सारे क्या, दीज आर ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। तो ये भी इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन है। थर्ड वन इज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है कि जब हम किसी भी तरीके के मेंटली या इमोशनली किसी क्राइसिस से कोप अप कर रहे होते हैं, दैट इज रेजिलियंस। सो ये जो है इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन में नहीं आएगा क्योंकि हम इससे क्या है, रिकवर कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट कम अंडर इम्पैक्ट ऑफ विक्टिम। आप इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो विक्टिम बना है, उसकी वजह से उसके क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके साथ, ठीक है। तो रेजिलियंस क्या है, हम जब कोप अप कर रहे हैं किसी भी विक्टिमाइजेशन के सिचुएशन से, तो वो इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट इज ASD, दैट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब भी कोई पर्सन कोई ट्रॉमेटिक इवेंट दिखता है तो ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के भी उसके चांसेस रहते हैं। लास्ट वन इज एंगर, जहां पर जो पर्सन है विक्टिमाइज हुआ है और इसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, तो दैट इज इम्पैक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर A, B, D and E आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन, जिसे हम सेप्टेड भी कहते हैं। इनमें से कौन सा क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन से रिलेट करता है? एंड ऑप्शंस आपके पास हैं एक्सेस कंट्रोल, टारगेट हार्डनिंग, एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन, टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट एंड सर्विलेंस। तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, जहां पर हम जो लेजिटिमेट पर्सन होते हैं उनको ही अलाउ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉलेज में एंट्री दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो हम क्या करते हैं, उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं और फिर उसके बाद उसको अलाउ करते हैं, है ना। और जो जिनके पास आई कार्ड नहीं है उनको हम
अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक्सेस कंट्रोल, कि किन लोगों को अलाउ करना चाहिए, किन लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो एक्सेस कंट्रोल इज पार्ट ऑफ सेप्टेड, तो ये करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट वन इज टारगेट हार्डनिंग, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी टारगेट है उसको हम उस तक पहुंचने के लिए हम चीजों को हार्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लॉकर में कोई वैल्यूएबल आइटम रखा हुआ है, जैसे सोने चांदी की चीजें रखी हुई हैं, तो अगर हम उसमें लॉक नहीं लगाएंगे तो, और वो ऐसे ओपनली रखा रहेगा, तो कोई भी आके उसको इजीली चुरा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो अलग अलग तरीके के लॉक सिस्टम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से, जैसे पासवर्ड वाला सिस्टम हो गया या फिर सिंपली लॉक इन की वाला सिस्टम। तो हमने क्या कर दिया, अब उस टारगेट तक पहुंचने के लिए इस पर्सन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको टारगेट है आपके पास, लेकिन अब क्या है, उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। दैट इज कॉल्ड टारगेट हार्डनिंग। So it is also one of the part of the septed. So option B is also your correct option. थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन। तो ये जो एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन, ये वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के अंदर, जहां पर अगर कैपेबल गार्जियन एब्सेंट है तो चांसेस है कि क्राइम हो। तो एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन सेप्टेड के अंदर नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि हम सेप्टेड के अंदर पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंट में ही ऐसे कुछ चेंजेस कर दें जिसकी वजह से क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन इसका पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन इज विल नॉट कवर्ड अंडर सेप्टेड। डी ऑप्शन इज टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट। टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं, जहां पर जो ओनर है वो क्या करता है, डिमार्क कर देता है, सॉरी मार्क कर देता है कि उसका लैंड ओनरशिप कौन सा है और जो पब्लिक यूज के लिए जो चीजें हैं वो कौन सी हैं। जब हम मार्क कर देते हैं चीजों को कि हमारा ये टेरिटरी है और इसमें हम लिमिटेड लोगों को एक्सेस देंगे इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट। ये सेपरेट का पार्ट है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। देन सर्विलांस इज जब निगरानी रखना है ना, तो ये सर्विलांस जो हम कैसे भी कर सकते हैं, फिजिकल सर्विलांस भी हो सकते हैं, बाय मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे कैमरे इंस्टॉल करवा दिए या फिर गार्ड अपॉइंट कर दिए। तो ये क्या है, सर्विलांस जो है निगरानी रखने का तरीके हैं, ये भी पार्ट ऑफ सेप्टेड है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड ई आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट अंडर सेप्टेड, दैट इज क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन। तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेप्टेड से रिलेटेड ही था। अब यहाँ पे हमने बहुत स्पेसिफिक हमसे पूछ लिया गया है कि टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट जो हम सेप्टेड के अंडर पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इनको हम समझ लेते हैं कि टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है। इट विल create a clear delineation of space and separate your space from non-legitimate users। जहां पर आप अपने स्पेस को क्लियरली डिफाइन करते हो कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला एरिया जो है वो मेरा है, इसका ओनरशिप जो है मैं होल्ड करता हूँ, और जो नॉन लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो इस हिस्से को यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने स्पेस को आपने सेपरेट कर दिया फ्रॉम नॉन लेजिटिमेट यूजर से। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप फेंसिंग लगा देते हैं, है ना, या साइन बोर्ड लगा देते हैं, नो पार्किंग का साइन लगा दिया आपने, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट्स कर दी, ठीक है, जहां पर आपने अपने स्पेस को बताने के लिए वहां पर आपने चीजों को करा, दैट इज योर टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, स्पीड बम्प्स, ठीक है, जहां पर आप स्पीड स्लो कर दी जाती है। यस, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट। स्पीड को स्लो करने का या स्पीड बम्प्स को रखने का मतलब ये है ताकि अगर आप किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके, तो ये स्पीड बम्प्स के थ्रू आप कर सकते हैं। अलार्म, है ना, हम अलार्म लगा सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी पर्सन मेरे मैंने जो एरिया जो फेंसिंग कर रखा है उसमें इलेजिटिमेटली घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो अलार्म बज जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट। देन फेंसेस क्या है, हमने तार से वायरिंग कर दी, है ना, फेंसेस लगा दिए जहां पर हमने ये मार्क कर दिया कि भाई ये वाला एरिया जो है मेरा है, तो ये भी पार्ट ऑफ टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट इज विंडो लॉक्स, यहाँ पे हम विंडो पे लॉक लगा दिए। एंड देन ट्रैफिक साइंस में जहां पर हम जैसे मेंशन करते थे नो पार्किंग, है ना, या फिर इस तरीके से लिख देते कि प्राइवेट स्पेस, इस तरीके के बोर्ड्स जो हम लगा देते हैं दैट विल कम अंडर ट्रैफिक साइन, और ट्रैफिक साइन भी जो है टेरिटोरियल रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि पांचों के पांचों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कोहेन एंड फेल्सन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सुइटेबल टारगेट। तो ये कोहेन एंड फेल्सन जो है ये हम बात कर रहे हैं रूटीन एक्टिविटी थ्योरी की, जहां पर एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन, सुइटेबल टारगेट और मोटिवेटेड ऑफेंडर, ये तीनों चीजें जहां पर होंगी वहां पे क्राइम होने के चांसेस होते हैं, ये वाली बात कर। तो अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है कि जो सुइटेबल टारगेट है
कोहेन एंड फेल्सन के अकॉर्डिंग उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं और जैसे चोर है वो किसी भी चीज़ को उठा लेता है और उसके लिए वो वैल्यूएबल होता है, ऐसा नहीं होता है ना। एक सूटेबल टारगेट वो होगा जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना? उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कूड़े को उठा के लेके जा रहे हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू है, जैसे सोना, है ना? हालाँकि वो कम है अमाउंट में लेकिन उसका वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी सूटेबल टारगेट होगा वो वैल्यूएबल होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या, आप उसको ईज़िली एक्सेस कर पाओ, आप ईज़िली उसको ले पाओ। ऐसा ना हो कि आपको उस चीज़ को लेने के लिए जितना खर्चा करना पड़ रहा है और उस चीज़ का वैल्यू उसके कंपैरिज़न में कम हो, तो भी कोई वैल्यू नहीं है। तो सूटेबल टारगेट के ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कोहेन एंड फेल्सन उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला कि एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, आप किसी भी टारगेट को कितना ईज़िली ले सकते हो। सेकंड वन इज़ इनर्शिया, यानी कि कितनी ईज़िली आप उस टारगेट को वहाँ से रिमूव कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ऐसा जैसे आपने कोई बहुत बड़ा सोफ़ा सेट है, उसको टारगेट किया कि भई ये बड़ा-सा सोफ़ा सेट है, मुझे इसको चोरी करके लेके जाना है। मगर वो सोफ़ा सेट क्या है, इतना भारी है कि आप उसको उठा नहीं पा रहे हो और वहीं पर एक सोने की चीज़ पड़ी हुई है जो कि एक छोटा-सा लॉकेट है। तो वहाँ पर क्या है कि वो ईज़िली मूव कर सकते हो आप उसको, तो उसका इनर्शिया जो है वो अच्छा है। तो और उसका वैल्यू भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो सोफ़ा सेट को ना चुरा के वो गोल्ड की चीज़ को चुराएगा। दैट इज़ इनर्शिया। तो हमें एक्सेसिबिलिटी देखना है, हमें इनर्शिया देखना है। थर्ड वन इज़ विज़िबिलिटी कि आप कितनी ईज़िली उस टारगेट को देख सकते हो, ना? ऐसा नहीं कि उस चीज़ को बहुत प्राइवेसी में छुपा के रखा हुआ है जिसमें आपको ढूँढने में टाइम लग रहा है, तो आपके चांसेस हैं कि आप जल्दी पकड़े जा सकते हो, है ना? जहाँ जितना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा उस चीज़ को ढूँढने में, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पकड़े जाओ। ठीक है? तो सूटेबल टारगेट के लिए क्या होना चाहिए कि आपका विजिबिलिटी, आपका टारगेट कितना इजीली दिख रहा है। देन फाइनेंशियल वैल्यू हम उसकी चेक करते हैं कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को लेने के लिए, क्या वो चीज़ उतनी वर्थ है, क्या उसका दाम हमें उतना मिलेगा। देन ड्यूरेबिलिटी की कितनी देर तक हमें वो टारगेट हमारे पास रह सकता है। एंड रीसेल वैल्यू मतलब जैसे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक चीज़ एक बार खरीदी जा चुकी है, तो रीसेल वैल्यू मतलब जब मैं उस चीज़ को ले लूंगी तो वो वापस से कितने रुपए में बिक सकती है, उसका क्या वैल्यू रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं अपने सुटेबल टारगेट के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई ये सारे करेक्ट हैं। सी को छोड़ के अलार्म, अगर कोई भी चीज, कोई भी सुटेबल टारगेट में अलार्म लगा हुआ है, हमने उस चीज को चुराया तो उसमें वो अलार्म बज जाएगा, सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ उसकी चीज को कोई छू रहा है। तो ये क्या है, एक सुटेबल टारगेट की निशानी नहीं है। तो इट शुड नॉट कम अंडर सुटेबल टारगेट। सो ऑप्शन सी को हटा के बाकी सारे ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग रिलेट टू प्रिजन्स एक्ट 1894? प्रिजन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग इन ये सारी कौन सी चीजें जो है रिलेट करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, अकोमोडेशन एंड सैनिटरी कंडीशन, जहां पर हम प्रिजन के एकोमोडेशन और सैनिटरी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये प्रिजन एक्ट में दे रखा है तो इट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ प्रिजनर्स, कि प्रिजनर के मेंटल और फिजिकल स्टेट्स को भी ध्यान में रखते हुए उनकी कुछ कंडीशंस जो है, उनके कुछ प्रोविजन उसके लिए दिए गए हैं। दैट इज ऑल्सो मेंशन इन प्रिजन एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए, बी करेक्ट है। उसके बाद कोर्ट कैन ग्रांट फ्री पार्डन टू अ प्रिजनर, यानी कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई प्रिजनर है उसको हम फ्री में, मतलब फ्री पार्डन दें, यानी कि बिना उसको सजा दिए उसको ऐसे ही माफी दे दें। क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है? नो। सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज एग्जामिनेशन बाय क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर। जब भी कोई प्रिजनर प्रिजन में आता है उससे पहले उसका एक मेडिकल टेस्ट कराया जाता है ना, मेडिकल ऑफिसर द्वारा, एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका एग्जामिनेशन कराया जाता है, ताकि प्रिजनर बाद में ये क्लेम ना करे कि प्रिजन में रहते हुए उसको ये चोटें लगी है ना। तो उसका एग्जामिनेशन होता है, दैट कम्स अंडर प्रिजन एक्ट 1894। एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर, जहां पर हम प्रिजनर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन प्रिजनर्स होती हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको अलग प्रिजन में रखा जाता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको अलग प्रिजन में रखा जाता है, और जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिजनर्स को क्लासीफाई कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड ई ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।